नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत और कोशिका के संरचना के बारे में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट को चलेंगे लेते हुए, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हर एक सेकेंड क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका आखिर होता क्या है? तो कोशिका या जीवधारियों के जैविक क्रियाओं के, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कोशिका जीवधारियों के जैविक क्रियाओं के रचनात्मक मौलिक इकाई है। जो अगर हम देखें जीवधारियों के जैविक क्रियाओं के रचनात्मक इकाई है, जो पारगम्य झिल्ली से, ठीक है, क्या जो पारगम्य जो झिल्ली से क्या है घिरे रहते हैं, तथा ये प्रायः क्या है प्रजनन करने में, ठीक है, सेल्फ जो प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं कोशिका की थोड़ा से हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि हर एक की खोज की हिस्ट्री क्या है अपने अपने कहानी अलग से बयां करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ बस कोशिका की जो खोज की जो हिस्ट्री है, यह माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ में क्या है आरंभ होती है। खैर हमें भी माइक्रोस्कोप के अंदर में नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, इसका स्टोरी आप लोग जान लीजिए। रॉबर्ट हुक एक दिन क्या है कार्क से उसे क्या है बारीक बारीक स्लाइड कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि कार्क को जो सेल्फ मेड उसके पास जो माइक्रोस्कोप था, हैंड लेंस था, उसमें इन्होंने देखा कि जो कार्क में छोटे छोटे क्या है कंपार्टमेंट बना हुआ था, ठीक है, छोटे छोटे क्या बना था कंपार्टमेंट बना हुआ था। तो इस कार्क को, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट था, ठीक है, काटने के बाद में जब उन्होंने देखा कार्क को इस प्रकार जो खाली दिखा, इस खाली जगह को हम बोलते हैं लैटिन में सेला, ठीक है, लैटिन में क्या बोलते हैं इसे सेला बोलते हैं, ठीक है। और इसी सेला से सेल शब्द क्या है डेरिवेटिव होकर क्या आया सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। तो सर्वपहले रॉबर्ट हुक ने ही क्या नाम दिया था कोशिका नाम दिया था, ठीक है, क्या नाम दिया था कोशिका नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो ये पूछ लेगा अगर आपको कि कोशिका को खोज किसने किया था, तब आपको आप याद रखना है रॉबर्ट हुक ने किया था, या सबसे पहले कोशिका क्या में किया था, तो आपको याद रखना है कार्क सेल, ठीक है, क्या रखना है कार्क सेल याद रखना है। जो क्या स्मॉल कंपार्टमेंट, इस सेला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा नुमा, देख लीजिए बिल्कुल छोटा छोटा जो स्मॉल कंपार्टमेंट था, इसी से जो वर्ड आया था सेला और उसे डेरिवेट होकर के सेल बना। अब आते हैं देख लीजिए 1665। अब हम महत्वपूर्ण जो फैक्ट है यहाँ पर आते हैं 1839, ठीक है। तो स्लेडन एंड स्वान, ठीक है, तो स्लेडन एंड स्वान के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो स्लेडन था यह बॉटनिस्ट था, वनस्पति विज्ञान शास्त्री था, और स्वान था क्या है जूलॉजिस्ट था। अब देखिए दोनों का जब जोड़ी जब बना था, बहुत ही मजेदार बात है कि एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था, ठीक है, और दोनों मिल करके दे डाले कंबाइंड रूप से सेल थ्योरी, जो आज पूरा संसार में जिसे हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यह पूछ देगा कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है स्लेडन एंड स्वान के द्वारा। कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो इनमें याद रखना है जो स्लेडन है ये वनस्पति शास्त्री था और स्वान था ये जंतु विज्ञान यानी जूलॉजिस्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया, तो कोशिका सिद्धांत में क्या दिया था। तो पहला इसका लाइन है कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। तो कोशिका अगर हम बात करें कि कोई भी जो घर है, इसको पहले मैं बता देता हूं, फिर इससे मैं कहानी बताऊंगा आप लोग को कि कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। दूसरा इन्होंने बोला कि नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से होती है, यानी कि जो कोशिका की उत्पत्ति होगा नई कोशिका की, यह पहले से मौजूद कोशिका से होगी। तीसरा बात इन्होंने बोला कि सभी जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक इमारत बनने के लिए, एक घर बनने के लिए बहुत सारे क्या है ईंटों की आवश्यकता होती है,
राइट जी, बहुत सारे क्या है ईंटों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के क्या है घर आपका बनता है। ठीक उसी प्रकार सभी जीवों की जो शरीर है, सभी जीवों की बॉडी है, यह एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है। क्या एक या एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, यहां पर ये इसको लिख लीजिएगा, एक या एक से अधिक। एक या एक से अधिक लिख लीजिएगा। ठीक है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं की बनी होती है। और लास्ट में बोला कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण सजीव द्रव्य जीव द्रव्य से हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका का निर्माण क्या है, सजीव द्रव्य से हुआ है। ठीक है, तो इनमें याद रखना है क्या क्या जो फैक्ट है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यह नई कोशिका का जो भी उत्पत्ति होगा, नए कोशिका का निर्माण होगा, वह पहले से मौजूद कोशिका से ही होगा। और तीसरा जो फैक्ट है कि जीवों का शरीर है क्या है कोशिका से बनेगा, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना होगा। तभी तो आप देखोगे तो एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का संसार में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वह कोई भी जीव रहे, चाहे वह पौधा रहे, चाहे वह शैवाल रहे, चाहे वह बड़े वृक्ष रहे, चाहे वह जंतु रहे, चाहे वो जंतु में अमीबा हो या क्या बोलते हैं बड़ा सा वेल भी हो सकता है। ये क्या सभी जीवों का शरीर क्या है कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब बात करते हैं कि सभी का जीव द्रव्य क्या है, सजीव द्रव्य से निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें का कुछ फैक्ट अगर हम बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें जो अधिकांश कोशिकाएं हैं यह 0.5 से 20 माइक्रोन के व्यास की होती है। ठीक है, तो अधिकांश जो मैक्सिमम जो सेल है, ठीक है, हम सब सेल की बात नहीं कर रहे, अधिकांश कोशिका की बात करते हैं, तो यह 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की व्यास इसकी होती है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेल अगर हम बोलेंगे संसार में, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा और भारी कोशिका होता है। यह आपको क्या है याद रखना है, सबसे बड़ा और भारी कोशिका क्या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अगर छोटा जो सेल में अगर कोशिका में अगर हम देखें तो पीपी एलियो को जो कोशिका रहता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा का, वह सबसे छोटा कोशिका होता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पर मानव शरीर की, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, देखिए याद रखिएगा, है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, अगर हम मेल में देखें, एक मेल में देखें तो मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्या है जी, तंत्रिका कोशिका आपको याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका होता है मेल में। ठीक है, और मेल में सबसे छोटी कोशिका होती है, क्या होती है, यह स्पर्म कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी कोशिका मेल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा, तंत्रिका कोशिका, और फीमेल में अगर हम देखेंगे, अगर मेल को छोड़ दिया जाए और फीमेल में अगर हम देखेंगे तो फीमेल में याद रखना है आपको, जो स्त्री में आपको याद रखना है सबसे छोटी कोशिका रक्त की कोशिका, और सबसे बड़ी अगर हम सबसे बड़ी देखेंगे तो कौन सा रहता है, जो ईग कोशिका रहता है, ईग सेल रहता है, अंड सेल रहता है। ठीक है, अंड सेल, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या रहता है, ईग सेल। क्या है, फीमेल में ईग सेल सबसे बड़ी। ठीक है, क्योंकि जो ईग सेल का साइज रहता है, अगर ओवरऑल पूछेगा आपको कि ह्यूमन की सबसे बड़ी कोशिका है, ह्यूमन की पूछ देंगे तो आपको याद रखना है जो ईग सेल है, अंडे की जो कोशिका है, वह सबसे बड़ी कोशिका रहता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अगर पूछ देगा खाली अगर पुरुष में पूछेगा कि मेल में सबसे बड़ी कोशिका होती है बोलेंगे, तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, क्योंकि आपको याद रखना है जो एग होता है यह मेल में नहीं होता। ठीक है, और यह स्पर्म है, स्पर्म क्या है, फीमेल में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फीमेल में सबसे छोटी कोशिका रक्त कोशिका और बड़ी कोशिका ईग सेल। ठीक है, तो इस प्रकार इसको याद रखना है, तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। हम कोशिका के संरचना को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कोशिका के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखें कोशिका के प्रकार, तो सेल के टाइप के बारे में बात करें
तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका को हम पुनः दो भाग विभाजित करके फिर से पढ़ते हैं, एक वनस्पति या प्लांट सेल और दूसरा जंतु कोशिका या एनिमल सेल के रूप में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यहाँ पर हम उनको लेते हैं जैसे बैक्टीरिया, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। साथ साथ हालांकि वायरस में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन जनरली कभी कभी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है इसमें वायरस, बैक्टीरियोफेज, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा सा इसको, क्या क्या है कि माइकोप्लाज्मा, वायरस और बैक्टीरियोफेज, इसको सबको क्या है हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या है कंसीडर करते हैं। जैसे एक संरचना को हम देखें टाइपिकली, तो ये क्या है कैप्सूल से घिरा रहता है, जिसमें अंदर के जो वाल फोल्ड होकर के मीजोसोम्स बनाता है, ठीक है। इसका डीएनए क्या है सर्कुलर डीएनए रहता है, ठीक, न्यूक्लियर मटेरियल, और ये छोटे छोटे दिख रहा है ये क्या है राइबोसोम्स, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या है इसका, और ये इसका क्या है फ्लैजिला, और ये आपका क्या है सेल वॉल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम यूकैरियोटिक कोशिका को देखें तो वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका, जिसे हम आगे सेल की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहां पर क्या है इसको डिटेल करेंगे। तो जनरली इसमें थोड़ा सा अंदर बता दूं कि जो वनस्पति सेल है इसमें क्या है सेल वॉल से ये घिरे रहते हैं, ठीक है। ये जो सेलुलोज का बना सेल वॉल पाए जिसके वजह से क्या है रिज रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें जिनमें विशेष संरचना क्लोरोप्लास्ट है, जिसके है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जंतु कोशिका, इसके चारों ओर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या है प्रमुखतः जब आगे जाकर के स्ट्रक्चर में और देखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसका एक सेकंड, अब हम इसमें देखेंगे दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या पूछ देता है कि पूछ देंगे कि जो 70 राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक में। तो इस प्रकार कुछ कुछ जो मेजर चीजें हैं पूछ देता है कोशिका विज्ञान में, तो हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका है, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें क्या है केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। देख लीजिए मैं यहाँ पर कोई प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाया, यहाँ पर जो डीएनए है या नेकेड है, सर्कुलर रूप से क्या है डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। तो इनमें क्या है केंद्रक में यहाँ इसका जो न्यूक्लियस में, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, ठीक है। आदतन जो न्यूक्लियस है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर देख लीजिए डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, इसका अभाव होता है। दूसरा हम देखेंगे मेम्ब्रेन से घिरे कोशिका जैसे गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जितने भी जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड यानी कि मेम्ब्रेन से केंद्रक कला यानी कि झिल्ली से घिरे हुए कोशिकाओं का अभाव होता है। देख लीजिए यहाँ पर मैं कोई प्रकार का कोशिकाओं नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड कोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हम देखेंगे तो यहाँ पर मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग, यहाँ पर कोशिकांग है ये, ठीक है। मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग का यहाँ पर उपस्थित जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इनमें क्या है देख लीजिए यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो विभिन्न जो कोशिकांग है जो मेम्ब्रेन युक्त है ऐसे कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। किनमें थी यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट आते हैं इनमें क्या है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें राइबोसोम्स 70S प्रकार का पाया जाता है। यहाँ जो राइबोसोम्स है यह 70S प्रकार का पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 80S यानी कि 18S राइबोसोम
पाया जाता है। इसी में हम देखेंगे इनका जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर जो सर्कुलर जो क्रोमोसोम है डीएनए है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यहाँ जो डीएनए है यह हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्म यहाँ पर नहीं करता है। यहाँ पर जो डीएनए है यह साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए फैले हुए डीएनए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केसेस में देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है यह हिस्टोन प्रोटीन के साथ में पैक होकर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम देखेंगे तो जो डीएनए है, इस प्रकार जो डीएनए है यह जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन जो ऑक्टोमर रहता है, इस ऑक्टोमर को क्या करता है कॉम्पैक्ट करके, अगर हम देखें यहाँ पर तो इस हिस्टोन ऑक्टोमर को यह कॉम्पैक्ट करके क्या बनाता है जी, यहाँ पर ये बना लेता है आपका क्रोमैटिन बनाता है। और यही क्रोमैटिन कॉम्पैक्ट होकर के क्या बनाएगा, यह बनाएगा आपका क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन किन में पाया जाएगा, यह पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इसका ये हो गया अंतर। अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरियोफेज को छोड़ करके समस्त प्लांट और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। किसको छोड़ करके, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, इनको छोड़ करके समस्त जो प्लांट कोशिका है, पौधे कोशिका है, जिसमें आपका शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, समस्त जो प्लांट सेल है यह यूकैरियोटिक सेल है। तथा समस्त जंतु कोशिका अमीबा से लेकर के आपका जो वेल तक का भी कोशिका है सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको मैं बताया क्या, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस और बैक्टीरियोफेज, तो इनको छोड़ करके जो समस्त कोशिका है वह सब किस में आता है, यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। तो इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जो कहीं पर पश्चाए ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम कोशिका में नजर डालें तो ये क्या है, देख लीजिए, प्लांट सेल है और ये क्या है, एनिमल सेल है। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बाहरी जो परत जो आवरण है इसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट नीचे में आपको क्या मिलेगा देखने को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखें तो इसके जस्ट नीचे में देख लीजिए, यहाँ पर जो सेल वॉल है ये क्या होती है, रीड होती है, जो क्या होती है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लांट सेल में जस्ट सेल वॉल के नीचे आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सेल वॉल किसके मतलब यह बनता है, सेलुलोज, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो पेप्टाइड का और हेमीसेलुलोज का ये बना होता है। जबकि हम दूसरा देख रहे हैं क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह किसका होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसके जस्ट हम नीचे में आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक है। हम टोटल इसको पूरा भाग को बोलते हैं, न्यूक्लियस इंक्लूड कर देंगे तो बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, अगर हम इसको छोड़ के बोलेंगे तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां भी ये क्या है, साइटोप्लाज्म वाला भाग है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, साइटोप्लाज्म देख लीजिए। इसी तरह से जब हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसको हम बोले खाली साइटोप्लाज्म, अगर इसमें न्यूक्लियस को इंक्लूड कर दिया जाए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कर दिया जाए, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि पूरा ये पोर्शंस को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो इसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, राइट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब देखें कि इसके सेल के अंदर में, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के सेलुलर ऑर्गेनेली तथा अन्य चीजें आपका यहाँ है पाई जाती है। तो हर सेल में जो कौन सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, जैसे देख लीजिए गोल्गी बॉडी है ना,
इसी में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर है। इसके अलावा जो ये वाला जो रेड कलर से मैं बनाया हूं, ये वाला पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपका पाया जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन होता है। हम आगे जो सेलुलर ऑर्गेनेली में इसको और डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर में बनाया हुआ क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दोनों में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इस प्रकार की क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें डिटेल में आते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसमें सेल वॉल को, एक एक करके आप देखना शुरू करेंगे। तो अगर हम इस सेल वॉल को, इस पोर्शन को मैं कट करके, ठीक है, इस पोर्शन को मैं कट करके यहाँ पर बनाऊं, ठीक है, तो इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। देख लीजिए बीच में क्या है, रेड वाला पोर्शन बीच में है और इस प्रकार का पोर्शन दिखाई देगा। तो कोशिका भित्ति यह सिर्फ पाया जाता है किसमें जी, प्लांट सेल में, पादप कोशिका में पाया जाता है सिर्फ। ठीक है, किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है ओनली। ठीक है, तो ये जो सेल वाला है यह सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाता है, जो बना होता है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज आदि से यह क्या होता है, बना होता है। तब पूछ देगा सेल वॉल किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है सेल वॉल किससे बना होता है, यह बना होता है सेलुलोज से, मुख्यतः प्लांट सेल में। जबकि अगर हम बात करें फंजाई में, बात करें कवक में बात करें, तो सेल वॉल बना होता है काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है किसमें, प्लांट में ये बना होता है सेलुलोज से, और जबकि बात करें हम कवक की तो उसमें काइटिन की बनी होती है। इस बात को भी आपको याद रखनी है। अब देखें हम सेल वॉल को, जो सेल वॉल है यह 3 भाग से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और कौन सा है, मिडिल लेमिला। ठीक है, तो प्राइमरी वॉल है यह देख लीजिए जस्ट जो मिडिल लेमिला है इससे जस्ट डिपोजिशन है। ठीक है, तो मिडिल जो बाहर की ओर है कोशिका का अगर हम देखें तो यह सबसे बाहरी वाला हिस्सा रहता है प्राइमरी वॉल। ठीक है, जो देख लीजिए मैं यहाँ भी ग्रीन कलर बनाया हूं, ये भी प्राइमरी वॉल है और ये भी प्राइमरी वॉल है। ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी वॉल और ये प्राइमरी वॉल। ठीक है, तो बीच में क्या आता है, मिडिल लेमिला। तो प्राइमरी वॉल यह बना होता है सेलुलोज से बना होता है, जब क्योंकि ये क्या होता है जो पेरेन्काइमेटस जो सेल है इनमें सिर्फ क्या है, जो प्राइमरी वॉल ही पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो यह प्राइमरी वॉल की अपेक्षा ये क्या होता है, मजबूत होता है ज्यादा, और इसमें क्या होता है, थिकनेस आ जाता है। यह रहता है इसमें पेक्टिन और लिग्निन के जो डिपोजिशन होता है प्राइमरी वॉल के ऊपर, डिपोजिशन से ये क्या होता है, सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी वॉल में याद रखना है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या है, हेमियोसेलुलोज भी दिया रहेगा। इसके बाद हम आते हैं मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला यह 2 कोशिका को जोड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, सीमेंट की भांति काम करता है। अगर हम देखें इस प्रकार जो सेल को देखें तो इसके जो बीचों बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मिडिल लेमिला, तो उसे बीच को जोड़ने के लिए क्या सीमेंट की भांति काम करता है। और यहाँ पर पाया जाता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होते हैं कौन सा भांति, मिडिल लेमिला। इसीलिए जो सेल को अगर हम देखेंगे तो ये अगर ये प्राइमरी वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो सेकेंडरी वॉल दिखेगा, ये क्या है, बहुत ही हार्ड वाला जो पोर्शन रहता है सेकेंडरी वॉल। अब हम इसमें एक चीज और देखें, इसके बीच बीच में छोटा छोटा इस प्रकार से जो गैप पाया जाता है, और इस गैप को हम बोलते हैं प्लाज्मोडोस्मेटा, जो 2 कोशिका के बीच में परिवहन के लिए क्या है, जिम्मेदार होता है। यह हो गया आपका सेल वॉल। अब दूसरा चीज हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करें तो यहाँ पर देखें यह प्लांट सेल में अगर हम देखें तो यह दूसरा लेयर है बाहर तरफ से, जबकि यह इसका आउटर मोस्ट सबसे जो बाहर की जो झिल्ली है जिससे घिरी होती है जंतु कोशिका वह है। ठीक है, इसीलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम से जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसे जानते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसके अलावा इसे हम बोलते हैं जीव कला और प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें यहाँ पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यह लिपिड और प्रोटीन के बनी होती है। मुख्य रूप से क्या, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन भी नाम से जानते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी
प्रेजेंट रहते हैं। किसमें भी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मुख्यतः कार्य की, तो आपको याद रखना है पारगम्यता, या इसमें जो आने जाने के जो भी चीजें हैं, कौन आएगा कौन जाएगा, उससे क्या है नियंत्रण करता है। जैसे परासरण, विसरण, सक्रिय आवागमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा पिनोसाइटोसिस व फेगोसाइटोसिस के भी कार्य करता है। इसके अलावा यह कभी कभी कुछ और जो वर्ग बता दे रहा हूं आपको, प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए रेप्लिकेशन में भी यह सहायता करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इतना इस फैक्ट को इसमें क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस क्या है एग्रीकल्चर में बहुत ही लंबा है और आपको सब चीज को सरसरी तौर से क्या है लेकर के चलना है। इसीलिए हम इसका ज्यादा डिटेल नहीं खींचेंगे, क्योंकि इसमें क्या है जितने भी जो मेन आपका जो एग्जाम में आने लायक जो टर्म है उसको हम इसमें समाहित कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में मैं क्या बताया था जी, यहाँ पर हमेशा याद रखना प्रोटोप्लाज्म में दो चीज याद रखना। क्या क्या याद रखना है आपको? जो प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखें जो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पुरकिंजे तथा मोहल ने। ठीक है, याद रखना कौन? पुरकिंजे तथा मोहल ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब? पुरकिंजे 1840 और मोहल 1846। ठीक, इन्होंने सबसे पहले किसको यूज किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था। अब देखें प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का क्रिस्टल कोलाइड है। ठीक है, क्रिस्टलोइडों का जो कोलाइड घोल है या कोलाइड फॉर्म में रहता है, जिसे हम देखें तो यह साल और जेल के रूप में रहता है। कौन से रूप में? साल और जेल के रूप में यह रहता है। अगर हम साल की बात करें तो साल में देख लीजिए यह अर्धद्रव अवस्था होती है। इसमें घुले हुए कार्बनिक पदार्थ दूर दूर में क्या है बिखरे रहते हैं साल में, जबकि जेल में यह अर्ध ठोस होता है, क्योंकि इसमें घुलित पदार्थ क्या आता है निकट निकट रहता है। ये आपका क्या है जेल है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें जो मूवमेंट रहता है तो इसमें पाया जाता है स्पेशल ब्राउनियन गति पाया जाता है। किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। तो पूछ देगा ब्राउनियन गति फाउंड ऑन करके या ब्राउनियन गति पाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रोटोप्लाज्म में ब्राउनियन गति पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज और पूछा जाता है बार बार कि प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक कौन तत्व होता है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक रूप से यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम मोस्टली इसका जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं इसमें क्या है समाहित कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनेली को, कोशिकांग को देखेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गेनेली है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इसके अलावा है क्लोरोप्लास्ट। ये सारे जो ऑर्गेनेली को हम नेक्स्ट क्लास में क्या है प्रिस्क्राइब करेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो ऑर्गेनेली है किस प्रकार के जो सेल में पाया जाता है, और साथ साथ इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनेली का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसका महत्व है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में साथियों इतना ही। आपको क्लासेस कैसे लगता है? अगर क्लासेस आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, खराब लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन जो डिसलाइक करते हैं, ठीक है, तो उसका कारण जरूर लिखें कि क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको क्लासेस कैसे लगता है, और आपके जो रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर की क्लासेस है वह आपका क्या है डेली अभी आपको मिलेगा। फॉरेस्ट्री क्या है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ चैप्टर बचा है चुनिंदा, जिसको मैं क्या है 2-4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।